बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के खलीफा साहब जो 2023 में बड़ी मुश्किल से एक टफ कंपटीशन को फेस करके तुर्की के प्रेसिडेंट बने थे, उनका ये तीसरा टर्म खत्म होने से पहले ही खतरे में आ चुका है, क्योंकि तुर्की की लाखों की जनता अर्दोगान के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तमाम हजरात की स्क्रीन के ऊपर। रिपोर्ट में दुनिया भर की बड़ी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से वही गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे काम को आपका सपोर्ट मिल सके। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि मामला कल से ही शुरू हुआ है और धीरे धीरे तुर्की के हर शहर हर गली के अंदर ये बात पहुंचती जा रही है और अर्दोगान के खिलाफ भीड़ जो है सड़कों पर बेकाबू होकर उतरती जा रही है। शुरुआत हुई है तुर्की के सबसे पॉपुलेटेड और सबसे मशहूर शहर इस्तांबुल से। दरअसल में अर्दोगान की पुलिस ने वेडनेसडे वाले दिन इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू को अरेस्ट कर लिया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इन्होंने जो कुर्दिश लड़ाके हैं, जो तुर्की के कट्टर दुश्मन हैं और जिसको तुर्की ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, पीकेके भी बोलते हैं, इनके तार उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और कई तरीके की डील्स इनकी अंदर ही अंदर उससे चल रही थी। इसके अलावा इस्तांबुल के मेयर के साथ साथ उन्हीं की पार्टी के या उनसे एफिलिएटेड 100 और लीडर्स को पूरे तुर्की के अंदर अरेस्ट किया गया है, जिससे गुस्सा होकर जो इस्तांबुल के मेयर के सपोर्ट में रहने वाले लोग थे, ना सिर्फ इस्तांबुल के अंदर के बल्कि तुर्की में फैले हुए चारों तरफ जगह जगह पर जो अर्दोगान की पार्टी के खिलाफ और इस पार्टी के सपोर्ट में, तो इन तमाम लोगों ने सड़कों पर उतर के अर्दोगान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब इस्तांबुल का ये मेयर कोई मामूली बंदा तो है नहीं। दावे ये किए जा रहे हैं कि 2028 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं तुर्की के अंदर, उसमें अर्दोगान को टक्कर देने वालों की दावेदारी में ये बंदा टॉप पर है, जिसने इस्तांबुल के अंदर ही वहां जो मेयर के इलेक्शन हुए थे उसमें अर्दोगान की पार्टी के बंदे को हराकर इस बंदे ने जीत हासिल की थी और तभी से अर्दोगान की टक्कर पे इसको देखा जाने लगा। अब तुर्की की पुलिस ने जो इल्जाम लगाकर इनको अरेस्ट किया है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही प्रूव होगा कि वो सही थे या गलत, लेकिन अर्दोगान के खिलाफ देश के अंदर नफरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो पहले ही जो अर्दोगान के सपोर्टर्स थे वो अर्दोगान के दो मुंहों को देखकर पहले ही अर्दोगान से खफा हैं, और जो लोग अर्दोगान की पॉलिसीज के खिलाफ है, यानी जो उनकी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है तुर्की को इस्लाम की तरफ ले जाने वाली, वो पहले से ही उनसे खफा है, डरे हुए हैं। उन्होंने पूरा जोर लगाया था 2023 में अर्दोगान को हराने के लिए। वहीं रशिया, ईरान और यूक्रेन को लेकर अमेरिका के क्या इरादे हैं, इसको लेकर मैंने एक दावा किया था, वो अब सच होता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हुए एक तरफा स्टेटमेंट दिखाकर कह रहे हैं कि रशिया ने ईरान को धोखा दे दिया है, पलटी मार ली है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर 2 घंटे जो डायरेक्ट बातचीत की है, उसमें यूक्रेन को बलि का बकरा बनाकर ईरान के खिलाफ रशिया को पटा लिया है। लेकिन यह अधूरा सच है। रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच्चाई इसमें इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा नमक मसाला मिलाकर बताई जा रही है। अमेरिका ने यह दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर यह कहा कि हमें ईरान को इतना ज्यादा ताकतवर या कैपेबल नहीं बनने देना चाहिए कि वो इजराइल को आराम से निपटा दे। अब इस पे पुतिन ने ये नहीं कहा कि हाँ भैया ट्रंप भैया सही कह रहे हो, हमें ये नहीं करने देना चाहिए, कुछ रास्ता निकालना चाहिए, बल्कि यूक्रेन से जंगबंदी तक की बात को खारिज कर दिया है। 2-3 बातें इन्होंने छोटी मोटी एक्सेप्ट की हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि यूक्रेन की जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, जहां से यूक्रेन को बिजली पानी वगैरह मिलता है, चलो उस पर हम हमला नहीं करेंगे, वो भी कुछ वक्त के लिए, ना कि हमेशा के लिए, और परमानेंट सीज फायर तो भूल जाओ। लेकिन एक शर्त भी रखी पुतिन ने कि चलो परमानेंट सीज फायर भी हम कर लेंगे, लेकिन अगर यूरोप के ये जो कीड़े हैं ये उंगली ना करें यूक्रेन के अंदर, हथियार वगैरह ना भेजे और तुम भी अपने आप को औकात में रखो, तो हम बातचीत कर सकते हैं। जिस पर ट्रंप भाई साहब ने मना कर दिया, क्योंकि अब तो वो भी हथियार भेज रहे हैं ना, तो सीज फायर तो होने से रहा। और इससे बढ़कर रशिया की मीडिया, रशिया की गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स के बीच में ये चर्चे चल रहे हैं कि ये हर सेकंड पर रंग बदलकर कहीं भी हमला कर देने वाला, किसी की भी पीठ में छुरा घोंप देने वाला अमेरिका अचानक से पीस मेकर कैसे बन गया। तो मैंने तो पहले ही ये दावा कर दिया था कि यूक्रेन को रशिया के आगे फेंक दिया जाएगा बलि का बकरा बनाकर, और रशिया के सामने ये बात रखी जाएगी कि देखो यूक्रेन ले लो, लेकिन ईरान को सपोर्ट मत करो। अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो आप बीच में बस मत आना, ईरान को मत बचाना। अगर आप ऐसा करते हो, ईरान को ताकतवर बनने देते हो, तो आने वाले वक्त में ईरान आपके लिए भी खतरा बन जाएगा। मतलब ये तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ईरान को किसी भी तरीके से रशिया सपोर्ट ना करे। अब अगर यूक्रेन को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हथियार वगैरह सप्लाई करते रहते हैं और फिर
रशिया से कहते हैं कि भाई तुम ईरान को भी सपोर्ट मत करो और हमसे पीस डील भी कर लो, तो ऐसा तो होने से रहा। फिर तो रशिया के पास एक बड़ा बहाना रहेगा ईरान को सपोर्ट करने का। और ऊपर से जो पुतिन चचा हैं, ये ज़ेलेंस्की की तरह कोई कॉमेडियन तो है नहीं, शुरू से ही पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रह चुके हैं, तो इनको तमाम चीजों का अंदाजा है। इतनी आसानी से ईरान का साथ ये नहीं छोड़ने वाले। वहीं यमन के हौदी ग्रुप ने यमन पर चल रहे अमेरिकन हमलों के बावजूद इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग डाली है, जिसको यमन ने ऑपरेशन अगेंस्ट अग्रेसर कहा। यह वही यमन है जिसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार हमले किए जा रहा है, और अपने ऊपर होने वाले हमलों को ना देखकर, अपने जख्मों को ना देखकर, बल्कि अपने छोटे भाई पे लग रहे जख्मों को देखते हुए उस जख्म लगाने वाले पर ये सीधा हमलावर हो रहे हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज की इस दुनिया में जहां सिर्फ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं, यमन के ये मुट्ठी भर लोग जिनकी अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों के सामने कोई औकात नहीं, वो फलस्तीन के समर्थन में इस तरीके से खड़े हैं। आपको बता दूं कि गाजा के ऊपर अभी भी इजराइल के हमले जारी हैं, और नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अब हम गाजा को बुरी तरीके से, जैसे पिछले 17 महीनों से करते आ रहे हैं, इससे बुरा और करेंगे भी क्या, वही दोबारा से रिपीट करेंगे, और इतने बड़े लेवल पर रिपीट करेंगे कि हमास के ये जो लड़ाके हैं इनको इजराइल के आगे झुकना ही पड़ेगा। पूरी तरीके से 16-17 दिनों से गाजा के अंदर ना खाने की कोई चीज़ गई है, ना पीने की कोई चीज़ गई है। मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जिससे मरीजों का इलाज किया जाता है, उसको भी पूरी तरीके से इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है। कुछ भी गाजा के अंदर नहीं जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या कंडीशन होगी। 57 मुल्कों के ये जो हिजड़े नजर आ रहे हैं पीछे, इन तमाम से उम्मीद की एक छोटी सी किरण तक नजर नहीं आ रही है। अब आगे क्या होगा वो तो बस परवरदिगार ही जानता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।